बात करूं तो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, 2 स्टेप पढ़े थे हमने प्रोटीन। अगर मैं प्रोटीन सिंथेसिस की बात करूं तो प्रोटीन सिंथेसिस में एक ट्रांसक्रिप्शन आता है, दूसरा ट्रांसलेशन आता है। देखो क्या है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला यूनिट है, ठीक है। हमारे पास एक डीएनए है, इस डीएनए में रेप्लिकेटिंग एंजाइम काम करेंगे तो रेप्लिकेशन से ये अपना डीएनए बनाएगा, ठीक है। फिर इस डीएनए की करेंगे ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होगी तो एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए में फिर एक प्रोसेस आ जाएगा जिसका नाम है ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन से हमारे पास कोई प्रोटीन फंक्शनल है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते थे सेंट्रल डोग्मा। ये जो सेंट्रल डोग्मा था ये फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, ठीक है ना। अब रिवर्स सेंट्रल डोग्मा क्या है, एमआरएनए से जब डीएनए बनेगा, एमआरएनए से जब डीएनए बनेगा, इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसी में आज हमने पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया जो है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। यानी कि डीएनए से जब एमआरएनए बनेगा, डीएनए से जब एमआरएनए बनेगा, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, G2 फेज में होती है, फिर G1 फेज में होती है, फिर S फेज में होती है और फिर M फेज में होती है। ये इसकी कुछ ऑकरेंस की कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद स्टेप्स ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे आप स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, देखो। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे आप स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में पहला जो स्टेप आता है वो है बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू डीएनए। बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू डीएनए, कि आरएनए पॉलीमरेज कैसे डीएनए के साथ बाइंड होगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, देखो बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज में अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, ओनली वन काइंड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये एक एंजाइम है। ये क्या है, एंजाइम है जो किसके साथ बाइंड होगा, डीएनए के साथ बाइंड होगा। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में एक ही किस्म का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये क्या करता है, इट कैन सिंथेसाइज ऑल 3 टाइप्स ऑफ, इट कैन सिंथेसाइज ऑल 3 टाइप्स ऑफ आरएनएस। अब कौन कौन से आरएनए बनाए गए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए। ये कौन करेगा, ये एक ही एंजाइम काम करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। यही आरएनए पॉलीमरेज ये तीनों टाइप के आरएनए बनाएगा। आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, और एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, ठीक है। यानी कि प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज 3 किस्म के आरएनए खुद ही बनाता है, और वो है राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए। ये किसकी बात हो गई, प्रोकैरियोट्स की बात हो गई। अब अगर मैं इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 3 तरीके के, यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज जो है ये 3 तरीके के। एक है आरएनए पॉलीमरेज 1, एक आ गया आरएनए पॉलीमरेज 1, दूसरा है
आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, और थर्ड आता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो यूकैरियोट में अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज है जो इनकी सिंथेसिस करेंगे। जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये राइबोसोमल आरएनए बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है ये मैसेंजर आरएनए बनाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है ये ट्रांसफर आरएनए बनाएगा। यानी कि प्रोकैरियोट्स में एक ही एंजाइम पे लोड है, ये एक एंजाइम जो है ये तीनों आरएनए की सिंथेसिस करता है। यूकैरियोट में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आ गया है। यूकैरियोट्स में अलग अलग तरीके के एंजाइम हैं आरएनए पॉलीमरेज में, जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, यही आरएनए पॉलीमरेज जो है ये सिंथेसिस, जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है ये मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस करता है, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है ये ट्रांसफर आरएनए की सिंथेसिस करता है। अगर मैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बात करूँ, इसकी अगर मैं बात करूँ आरएनए पॉलीमरेज, देखिए आरएनए पॉलीमरेज में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कोर एंजाइम प्लस होता है इसमें सिग्मा फैक्टर। क्या क्या होता है, एक होता है इसमें कोर एंजाइम प्लस होता है सिग्मा फैक्टर। ये कोर एंजाइम जो है ये बना होता है पॉलीपेप्टाइड चेन, ये बना होता है पॉलीपेप्टाइड चेन। ये कोर एंजाइम किसका बना होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी कि आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर जब जुड़ेगा तब जाके ये फंक्शनल बनेगा। कोर एंजाइम में क्या क्या होता है, इसमें कोर एंजाइम में एक बीटा यूनिट होती है, एक बीटा प्राइम यूनिट होती है, इसके अलावा सिग्मा यूनिट होती है, अल्फा यूनिट होती है, और ओमेगा यूनिट होती है। यानी कि इस पॉलीपेप्टाइड चेन में 5 सब यूनिट्स होती है, और ये 5 सब यूनिट कौन सी है, बीटा, बीटा डैश, सिग्मा, अल्फा और ओमेगा। सॉरी, इन सब को मिला के ये 5 सब यूनिट बनती हैं। इन 5 सब यूनिट को हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि कोर एंजाइम जो है ये पॉलीपेप्टाइड चेन में जुड़ा होता है। अब देखो ये जो सिग्मा सब यूनिट है, ये सिग्मा सब यूनिट क्या करता है, ये सिग्मा सब यूनिट जो है ये सिग्मा सब यूनिट रिकॉग्नाइज करता है, ये पहचानता है, किसको पहचानता है, साइट ऑफ डीएनए टू बी ट्रांसक्राइब्ड। तो यहां पे लिखूंगा सिग्मा सब यूनिट रिकॉग्नाइज द साइट ऑफ ट्रांसक्राइब। यानी कि इसमें सिग्मा सब यूनिट जो है ये रिकॉग्निशन का काम करेगी, ये पहचानेगी, सिग्मा सब यूनिट क्या करेगी, ये पहचानेगी कि कौन सी साइट जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में जाएगी, कौन सी सीक्वेंस जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो ही ये पहचानेगी तो ये सिग्मा फैक्टर जो है ये इस कोर एंजाइम से निकल जाता है और चेन इनिशिएशन शुरू होती है। ठीक है ये चीज़। अब देखो नेक्स्ट है कि ट्रांसक्रिप्शन हमेशा कहाँ से शुरू हो, ट्रांसक्रिप्शन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड शुरू हो। अगर मैं बात करूं ट्रांसक्रिप्शन की, तो ट्रांसक्रिप्शन हमेशा देखो ये डीएनए है, डीएनए मान लो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड है, तो इसके इस तरह ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, वो यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड, यहाँ पे जुड़ेगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो एक पॉइंट लिखूंगा मैं, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन ऑलवेज occurs from 5 prime and to 3 prime। तो ट्रांसक्रिप्शन हमेशा कहाँ से होगा, 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड होगा। अब देखो द स्ट्रैंड विच इज टू बी ट्रांसक्राइब्ड, द स्ट्रैंड विच इज टू बी transcribed is called sense strand। इसको हम sense strand कहेंगे, या इसे हम टेम्पलेट strand। मतलब
ये वाला जो सिट्रेंड, वो सिट्रेंड जो ट्रांसक्राइब हो, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन में एक्टिवली इन्वॉल्व हो, उससे हम क्या बोलते हैं? उससे हम बोलते हैं सेंस सिट्रेंड, या उसको हम क्या कहेंगे? टेम्पलेट सिट्रेंड। एंड द अदर सिट्रेंड इज कॉल्ड, और जो दूसरा सिट्रेंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंड द अदर सिट्रेंड इज कॉल्ड, उससे हम नॉनसेंस सिट्रेंड, नॉनसेंस, यानी कि यहाँ पे दो सिट्रेंड होगा, नॉनसेंस सिट्रेंड या नॉन टेम्पलेट सिट्रेंड, नॉनसेंस सिट्रेंड या नॉन टेम्पलेट सिट्रेंड, ठीक है ना? तो दो सिट्रेंड बनेंगे, एक सेंस सिट्रेंड बनेगा और एक नॉनसेंस सिट्रेंड यानी कि नॉन टेम्पलेट सिट्रेंड बनेगा। फिर द ट्रिपलेट ऑफ टेम्पलेट सिट्रेंड इज कॉल्ड कोडोजन। नेक्स्ट पॉइंट, द ट्रिपलेट ऑफ टेम्पलेट सिट्रेंड इज कॉल्ड कोडो, है ना? जो ट्रिपलेट होगा इस सिट्रेंड का उसे हम बोलते हैं कोडो। अब देखो, जो सिट्रेंड ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होगा, यानी कि जो सिट्रेंड ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होगा, इसमें दो साइड्स हो, मतलब मान लो ये एक सिट्रेंड है जो ट्रांसक्रिप्शन में जाने का, इसमें दो साइड होगी, एक प्रमोटर साइड होगी और एक टर्मिनेटर साइड होगी। प्रमोटर साइड वो जगह होगी जहाँ से प्रमोशन होगा, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेगी, और टर्मिनेटर वहाँ पे होगी जहाँ पे टर्मिनेशन कोडान बैठा होगा, UAA, UAG, UG, है ना, जो इसको स्टॉप करेगा। यानी कि तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में एक साइड होगी प्रमोटर साइड, दूसरी साइड होगी टर्मिनेटर साइड। तो ईच सेगमेंट टू बी ट्रांसक्राइब्ड है, नेक्स्ट पॉइंट, ईच सेगमेंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे इसमें? ईच सेगमेंट टू बी ट्रांसक्राइब्ड है both promoter side and terminator side, यानी कि जो सेगमेंट ट्रांसक्राइब्ड होना है इसमें दोनों साइड होंगे, प्रमोटर साइड भी होगी और टर्मिनेटर साइड भी होगी। अब देखो, अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स में, अब यहाँ पे भी दो कंसेप्ट आपने याद रखना, एक तो प्रोकैरियोट्स है और दूसरा यूकैरियोट्स है। अगर मैं प्रोकैरियोट्स में अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में चेन ओपनिंग जो है एक स्पेसिफिक रीजन पे होती है। चेन ओपनिंग occurs at a specific region। प्रोकैरियोट्स में चेन ओपनिंग जो है वो एक स्पेसिफिक रीजन पे होती है, जो कि है 6 बेस पेयर। जो क्या है? 6 बेस पेयर। ये कितना है? 6 बेस पेयर। और चेन ओपनिंग जो है, मतलब मान लो ये हमारे पास सीक्वेंस है, यहाँ पे एक सीक्वेंस है, इसका नाम है TATA, टाटा, इसका नाम है TATAAG। ये जो है ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है जहाँ पे चेन इनिशिएशन शुरू होगा, टाटा बॉक्स साइट, ये प्रोकैरियोट्स में। इस टाटा बॉक्स को क्या कहते हैं? दिस साइट इज नोन एज टाटा बॉक्स। इसको डिस्कवर किया था प्रिबनॉव ने, प्रिबनॉव साइंटिस्ट था, तो टाटा बॉक्स को प्रिबनॉव ने डिस्कस करके इसको प्रिबनॉव बॉक्स भी हम इसको नाम देते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में जो चेन इनिशिएशन होगा वो एक स्पेसिफिक रीजन पे होगा, और इस स्पेसिफिक रीजन को हम क्या बोलते हैं? टाटा बॉक्स। क्या बोलते हैं? टाटा बॉक्स बोलते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होगा? यूकैरियोट्स में ये 25 to 100 सीक्वेंस का होता है। यूकैरियोट्स में ये 25 to 100 सीक्वेंस का होता है, और इसको रिकॉग्नाइज कौन करता है? 20। और ये 25 to 100 सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस जो है 9-mer and 10-mer सीक्वेंस होती है। ये 9-mer और 10-mer सीक्वेंस होती है। इस 9-mer और 10-mer सीक्वेंस को कौन रिकॉग्नाइज करता है? इट इज recognized by RNA पॉलीमरेज। तो RNA पॉलीमरेज का काम ही है कि किसको पहचानना? RNA पॉलीमरेज का काम ही है कि ये इन सीक्वेंस को पहचाने, टाटा बॉक्स सीक्वेंस को, या 25 to 100 सीक्वेंस जो है, जो 9-mer और 10-mer सीक्वेंस है,
इनको पहचाने और यहीं से चेन इनिशिएशन फिर होगा। समझा यहाँ पे? तो ये था पहला स्टेप कि आरएनए पॉलीमरेज कैसे बाइंड होता है डीएनए के ऊपर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा स्टेप है अब एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। दूसरा स्टेप आता है इसमें, दैट इज अब राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो है वो एक्टिवेट। तो दूसरा स्टेप लिखो, एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। देखो, अगर मैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की बात करूं, इट अकर्स अंडर द एंजाइम फास्फोराइलेज। इट अकर्स अंडर द एंजाइम, एक एंजाइम है जिसका नाम है फास्फोराइलेज। तो ये किस एंजाइम की मदद से काम करता है? एक एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम क्या है? फास्फोराइलेज। इस फास्फोराइलेज एंजाइम की मदद से बाय द एक्टिवेशन, बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एक्टिवेट कब होंगे? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एक्टिवेट होंगी बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी यूटिलाइज होगी, एनर्जी यूटिलाइज होने पे एक एंजाइम काम करेगा। इस एंजाइम का नाम क्या होगा? फास्फोराइलेज। ये फास्फोराइलेज एंजाइम काम करेगा तो एनर्जी यूटिलाइज होगी, है ना। यानी कि यहाँ पे जो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट में। ऐसे ही ग्वानिसाइन मोनोफॉस्फेट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्वानिसाइन ट्राईफॉस्फेट में। साइटोडाइन मोनोफॉस्फेट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा साइटोसाइन ट्राईफॉस्फेट में। और यूरिडाइन मोनोफॉस्फेट है, ये यूरिडाइन मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा यूरिडाइन ट्राईफॉस्फेट में। ये दूसरा स्टेप आता है, यानी कि राइबोन्यूक्लियोटाइड्स अगर एक्टिवेट हो गए, ये किस एंजाइम की मदद से एक्टिवेट होती हैं? फास्फोराइलेज एंजाइम की मदद से एक्टिवेट होती हैं। और यहाँ पे किसका यूटिलाइजेशन होता है? एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। जैसे कि एएमपी कन्वर्ट हो जाएगी एटीपी में, जीएमपी कन्वर्ट हो जाएगी जीटीपी में, सीएमपी कन्वर्ट हो जाएगी सीटीपी में, और यूएमपी कन्वर्ट हो जाएगी यूटीपी में। यानी कि ये कौन सा स्टेप था? ये था स्टेप एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें, थर्ड स्टेप, उसे हम बोलते हैं बेस पेयरिंग। थर्ड स्टेप आता है बेस पेयरिंग, है ना। अब देखो, अब बेस पेयरिंग कैसे होगी? बेस पेयरिंग, नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है वो अपोजिट साइड पे आ जाएंगे। नाइट्रोजीनियस बेसिस अपोजिट साइड पे आ जाएंगे और अपोजिट साइड पे नाइट्रोजीनियस बेस के बीच में पेयरिंग होगी। और पेयरिंग किसके थ्रू होगी? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू होगी। लिखो इसमें, बेस पेयरिंग में लिखो, दीज राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट्स, these ribonucleotides triphosphates come to lie opposite to the nitrogen bases of the DNA template strand full stop करके, now the extra phosphate group breaks, and release energy which is utilized in forming hydrogen bond between nucleotides. तो फोर्थ स्टेप लिखो, चेन फॉर्मेशन। अब चेन बनना शुरू हो जाएगी, चेन फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन टू फॉर्म
राइबोन्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, आरएनए चेन बनेगी, और आरएनए चेन जो ही बनेगी तो उस टाइम सिग्मा फैक्टर फिर रिमूव हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करता जाएगा, पॉलीमराइजेशन करेगा। सिग्मा फैक्टर का काम है रिकॉग्निशन, वो रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद वो निकल जाएगा, ठीक है ना। फिर वहाँ पे कौन रहेगा, आरएनए पॉलीमरेज, और यही आरएनए पॉलीमरेज जो है ये क्या काम करेगा, ये चेन फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा। लिखो, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जॉइन टू फॉर्म, ribonucleotides join to form, ribonucleotides join to form RNA chain which releases sigma factor, which releases sigma factor and core enzyme, which releases sigma factor and core enzyme, full stop. Now the separation of RNA chains, now the separation of RNA chains occur in the presence of rho factor, RHO, rho factor, इन द प्रेजेंस ऑफ, ऐसे करके रो फैक्टर। इस रो फैक्टर को एक और नाम बोलते हैं और टर्मिनेटिंग प्रोटीन। रो फैक्टर और टर्मिनेटिंग प्रोटीन, रो फैक्टर और टर्मिनेटिंग प्रोटीन लिखा, रो फैक्टर और टर्मिनेटिंग प्रोटीन, full stop. This released RNA chain is called, this released RNA chain is called primary transcript, primary transcript। तो यहाँ पे प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म भी, अगर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ा तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी से वो गलत न्यूक्लियोटाइड हट जाता है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म इज अवेलेबल, प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म इज अवेलेबल, MECHANISM, मैकेनिज्म, प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म इज अवेलेबल। कौन कौन से हैं, एक है पायरोफॉस्फेट एडिटिंग प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म, एक है पायरोफॉस्फेट एडिटिंग, एक है पायरोफॉस्फेट एडिटिंग, दूसरा है हाइड्रोलिटिक क्लीवेज, हाइड्रोलिटिक क्लीवेज, पायरोफॉस्फेट एडिटिंग और हाइड्रोलिटिक क्लीवेज, है ना, ये दो। इसके बाद क्या होगा, चेन फॉर्मेशन जो ही होगा तो फिफ्थ स्टेप आता है इसमें, दैट इज डुप्लेक्स फॉर्मेशन। अब क्या होगा, डुप्लेक्स फॉर्मेशन होगा। लिखो इसको, डुप्लेक्स फॉर्मेशन क्या बनेगा, डुप्लेक्स फॉर्मेशन में डबल स्ट्रैंड बनेगा, है ना। तो डीएनए है तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा। लिखो, आफ्टर द रिलीज ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, आफ्टर द रिलीज ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, the DNA strand form, the DNA strand form link between its complementary base pair and establish double helical structure, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा। ट्रांसक्रिप्शन के 5 स्टेप कंप्लीट हुए। अब हमने पढ़ना है इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक, थैंक यू।